सबसे पहले तो माफ़ी है आप सभी से, बहुत समय के बाद ये वीडियो आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, फोकस हिलता रहता है। फोकस ये नहीं कि ध्यान लग गया तो मेरा ध्यान हिले ही ना। फोकस ये है कि ध्यान हिल गया, उसे वापस लाने की विल पावर मुझ में है कि नहीं, कितनी बार मैं उसे वापस लेकर आ पाया अपने फोकस को। ये कहा है भगवत गीता में श्री कृष्ण ने। इसी को सुनते हुए और अप्लाई करते हुए हम वापस आ गए हैं विद फोकस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट में जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो किसी एक की स्टेटमेंट के बलबूते पे दूसरे को गुनहगार गवाह नहीं कर देते, किसी को कन्विक्ट नहीं करते। उसके लिए कोरोबोरेशन की जरूरत है विद अदर एविडेंसेस। कोरोबोरेशन मतलब कि उसको और एविडेंसेस का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट सोल ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन है। अकेले स्टेटमेंट मुंह से निकली और दूसरे को सजा हो सकती है, और वो स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन, मरते हुए इंसान की दी गई स्टेटमेंट। अब मरते हुए इंसान का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी ने मुझे गोली मारी और मैं मरने वाला हूं। मरते समय एक स्टेटमेंट मैंने दी कि ABCD ने मुझे गोली मारी है। अब मैं मरा नहीं, बच गया। बेशक मैं उसमें मरने वाली कंडीशन में था, लेकिन बच गया। तो क्या वो स्टेटमेंट, दी हुई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रहेगी क्या? अगर यही कोई मर जाए, वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन, और वही मरता हुआ इंसान बच जाए, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी? क्या ये इंटरप्रिटेशन है क्या? या फिर अगर कोई मरने वाला है, उसे पता ही नहीं, जहर दिया है लेकिन उसका असर कुछ घंटों में होगा, उस दौरान उसने ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बयां कर दिए जिससे कि गुनहगार तक पहुंचा जा सकता है, तो क्या वो स्टेटमेंट जो कि कोई विदाउट द एक्सपेक्टेशन, विदाउट द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ जो स्टेटमेंट दी है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी या नहीं? या फिर कोई पर्पसफुल सुसाइड करे, जैसे कि मुझे अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाना है, मैंने बोला भाई भोग चाकू मुझे, उसने चाकू भोगा और मरते हुए मैंने बोल दिया कि भाई चाकू ना मुझे मोदी ने भोगा है, मोदी को पकड़ो। अब मरने के बाद दैट स्टेटमेंट कि मोदी ने चाकू भोगा है, वो एक डाइंग डिक्लेरेशन बन चुका। नाउ इट इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट कैन बी अ सोल ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन। अब मेरा भाई गया हर हर मोदी से हाय हाय मोदी पे सबको ले आया, मतलब आप कुछ भी ले लो, केजरीवाल ले लो, आप जिसको आप पसंद करते हो उसका नाम ले लो। कहने का मतलब ये है कि इट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो। तो मिसयूज भी तो हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन का। अगर मैं किसी और को फंसाने के लिए, एक बड़े पर्पस के लिए किसी कोई अपनी जान दे दे, तो क्या हम ऐसे केस में डाइंग डिक्लेरेशन पे अंधा विश्वास कर सकते हैं या नहीं? ये भी जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कानून हमारे देश का है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये रहा इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको उल्टा शायद दिख रहा होगा, लेकिन मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसमें ये बोला गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है इज अ स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट कैन बी वर्बल, ओरल हो सकती है, मुंह से बोली हुई, लिखित में हो सकती है, और सबसे मज़ेदार बात, इट कैन बी जेस्चर ऑल्सो। निर्भया केस में वो जो विक्टिम थी वो बोलने की हालत में नहीं थी, ना ही लिखने की हालत में थी, वो इशारा कर रही थी कि कौन मेरा गुनहगार है। उस केस में जो वकील ने आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये तो स्टेटमेंट होता है, डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट और हैंड जेस्चर कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर, सुप्रीम कोर्ट हम हैं, लो अभी इंटरप्रिटेशन की देते हैं, हैंड जेस्चर इज अ स्टेटमेंट, और बताइए। और निर्भया केस कोई फर्स्ट केस नहीं था, बेशक फेमस केस था, लेकिन इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए थे जहां पे बोलने और लिखने की हालत में नहीं थे, तो कोर्ट ने बोला कि हैंड जेस्चर इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि कॉज ऑफ डेथ बताए, या फिर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस, ऐसा कोई आपको क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन बताए जिसके दौरान उसकी डेथ कॉज हुई है और जिसके थ्रू हम कातिल तक पहुंच सके। इसमें एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखी गई है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है ना, दैट इज इररेलेवेंट, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मर गया, कोई बोलता हुआ इंसान मर गया, देन इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगर मरता हुआ इंसान ही बच गया, देन ही हैज़ टू कोरोबरेट विद अदर एविडेंसेस, सिंपल। ठीक। और इसमें एक बात और बोली गई कि ये जो है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों में लागू होगा, ये दोनों में रेलेवेंट रहेगा डाइंग डिक्लेरेशन। इंग्लिश लॉ में ओनली क्रिमिनल लॉ में ये डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलेवेंट, और एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है, इट इज़ कंपल्सरी। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। जब इतना सब कुछ है
तो एक बात समझने की है, ये कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का केस है भगवान तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और जेन्युइन बात है कि एक जनरल केस में कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो ओथ पे ली जाती है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। डिफेंस के पास 20 तरीके हैं इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल को डिमोलिश करने के, लेकिन डाइन डिक्लेरेशन है, मर चुका है, उसको ओथ क्या दिलवाओगे, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन क्या ही कर लोगे, और वो सोल ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन है, उस पर डिफेंस को कोई मौका नहीं मिला। तो इसलिए कोर्ट को मैकेनिकली अपना दिमाग नहीं अप्लाई करना चाहिए, उसको मैकेनिकली ना सोचते हुए अपना माइंड अप्लाई करते हुए माइन्यूट डिटेल्स पे सोचना चाहिए उसको, और डाइन डिक्लेरेशन को अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जांपल 2 से 3 डाइन डिक्लेरेशन हो और सारी कॉन्ट्राडिक्टरी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2012 का ये केस है। इसमें 3 डाइन डिक्लेरेशन है और इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे इसमें जो लेडी है वो जली हुई हालत में बर्न्ड कंडीशन में पाई गई, 97% बॉडी बर्न हो चुकी थी, 97%। देखिए ध्यान रखिए फैक्ट्स को, अभी बताएंगे आगे क्यों। फर्स्ट डाइन डिक्लेरेशन में बोला कि मैं खाना पका रही थी और खाना पकाते हुए स्टोव से मैं जल गई। दूसरे और तीसरे में बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर केरोसिन डाला और उसने मुझे जलाया। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो क्या उसकी डाइन डिक्लेरेशन को उठा के रद्दी की टोकरी पे फेंक दें क्या? नहीं। कोर्ट ने प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए। कोर्ट ने कहा कि जब भी ऐसा हो तो जो बाकी प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस है जो फंसा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंसेस हैं, कौन सी डाइन डिक्लेरेशन उसके साथ सबसे ज्यादा कोरोबरेट कर रही है, हम वो मानेंगे। दूसरी बात, जो डाइन डिक्लेरेशन है उसका बेस होना चाहिए, दैट इज मेडिकल एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद वो ट्यूटर तो नहीं है, किसी ने कुछ बहला फुसलाया तो नहीं है उसको कुछ, या फिर ये तो नहीं कोई लिखने गया अपने आप ही कुछ ना कुछ लिखा के दे दिया डाइन डिक्लेरेशन में। या फिर अगर अंधेरे का समय है, रात के समय पे कोई काम हुआ है, कोई किसी का खून हुआ है, तो क्या इतनी लाइट थी कि वो एक इंसान समझ पाए किसने मुझे मारा है? या फिर उसकी फिजिकल और मेडिकल कंडीशन, जो मेंटल कंडीशंस है वो किस तरह है जब वो डाइन डिक्लेरेशन दे रहा है। ये सब कुछ ना कुछ पॉइंट है जो कि कोर्ट ध्यान में रखेगा। अब फर्स्ट डाइन डिक्लेरेशन में वो जब हो रही थी तो एक्यूज जो उसका हस्बैंड था वो उसके साथ में था, साथ में खड़ा था। कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं हुआ कि 97% बर्न होने के बावजूद भी डॉक्टर से नहीं पूछा कि हम क्या ये सोचने समझने की शक्ति में है कि हम इसे जवाब मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ये जवाब दे सकती है क्वेश्चंस का, कुछ नहीं पूछा, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं। तीसरा एक फैक्चुअल बेस है कि जो घर में गद्दा होता है ना बेडरूम में, वो जला हुआ पाया गया। तो भैया आप किचन में खाना पका रहे हो, बेडरूम में गद्दा कैसे जला हुआ पाया गया? ये तभी होगा जब तेल गिराया हो केरोसिन का, तो फिर जला हुआ पाया जा सकता है। और चौथा, खाना पकाते हैं खुशबू आती है, यहाँ पे भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे पूरा धुआं, स्मोक घर से निकल रही है। तो स्मोक अगर घर से निकल रही है, इसका जो है बाकी जो आई विटनेसेस है उन्होंने बोला स्मोक निकल रही थी घर से। उसके बाद हस्बैंड जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो उस दिन घर पे था, उसने ये चीज़ बोला। तो जब वो खाना पकाते समय वो जल रही थी तो ये क्या सो रहा था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरे और तीसरे डाइन डिक्लेरेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद मेडिकल एविडेंसेस भी थे, पूरी तरह से कोऑपरेशन था, तो इसलिए उसको कन्विक्शन मिला, उसको दोषी करार दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे डिफेंस ने कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं। वो चाहता तो बचा भी सकता था। जैसे अगर मैं होता मैं क्या पॉइंट्स रखता। कोर्ट ने ये बोला कि जेस्चर्स जो हैं वो एक स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन कोर्ट के सामने जेस्चर नहीं है, जेस्चर्स का इंटरप्रिटेशन है। जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसने जेस्चर को देख के इंटरप्रिटेशन रिकॉर्ड किया है और वो कोर्ट के सामने रखा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। दूसरी बात, 97% बर्न के बाद है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 97 बर्न किसे कहते हैं। ये एक डायरी है मेरी, मैं को जला दूँ, 97% बर्न किसे बोलेंगे? ये अगर ये 100% है, इसका ये जो कोना होगा ना, छोटा सा कोना, ये होगा 97, ये होगा 3%, इतना ही बचा है, बाकी पूरा राख। अगर वो लेडी 97% बर्न हो चुकी है, आपने क्वेश्चन पूछा क्या उसका कान काम कर रहा है, कान के अंदर का मैकेनिज्म काम कर रहा है उसका? अगर आप पूछ रहे कातिल है क्या, उसकी आंखें काम कर रही है क्या, आंखें नहीं जली उसकी? क्या उसका दिमाग काम कर रहा है क्या जलने के बाद? क्या उसका मुंह काम कर रहा है क्या जो वो बोल रही है? या फिर जो उसका जो ये पूरा जो पार्ट है, जीभ है, पूरा मुंह का अंदर का पार्ट है, ये कैसे बोल पा रही है? वो हाथ कैसे उठा पा रही है जब पूरा हाथ जल चुका है? तो मैं इस पे क्वेश्चन खड़े करता। जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया डॉक्टर ने, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत थी कि किस बेसिस पे उसने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि वो आप उसे क्वेश्चन और आंसर्स कर सकते हो। वो किस तरह से बोल रही थी, जो उसने इंटरप्रेट किया है लिखने वाले ने। बेशक हम डाइन डिक्लेरेशन में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, डाइन डिक्लेरेशन पे जो उसकी इंटरप्रिटेशन है हम उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्टेटमेंट जो है वो उसका नहीं है, स्टेटमेंट है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट उसने दी कैसे, ये कैसे मालूम पड़ेगा?
हमें इस पे क्वेश्चन खड़े करने की ज़रूरत थी इस केस में, मेरा ऐसा मानना है। अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताराचंद दामू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 5 जज बेंच है ये, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं। इसमें डिफेंस लॉयर बढ़िया खेल खेल गया। इसमें क्या हुआ, डाउट क्रिएट करना बहुत बड़ी चीज़ है कोर्ट के माइंड में। अब देखिए कैसे डाउट क्रिएट हुआ। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने बोला कि हस्बैंड बहुत सारी बदतमीजियाँ करता था, जैसे स्टारवेशन का शिकार थी उसकी वाइफ, खाना देता नहीं था, रूम में बंद कर देता था, मारता पीटता भी होगा, गाली गलौज भी करता होगा, बहुत कुछ उसके अंदर फैक्ट्स में लिखा हुआ था जो प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया। इसीलिए एक दिन हस्बैंड ने गुस्सा खा के उसे जला दिया। अब यहाँ पे डिफेंस ने बोला कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हस्बैंड जो है बदतमीजें करता था फलाना फलाना। तो ये भी तो हो सकता है, नाउ दिस इज अ डाउट, ये भी तो हो सकता है कि जो वाइफ है वो तंग आके अपनी ज़िंदगी से परेशान होके फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रही हो, सुसाइड करने के लिए उसने अपने को जला लिया हो, और जब हॉस्पिटल में आँख खुली हो, लगा मैं मरने वाली हूँ, तो ये एक लास्ट मौका है मेरे पास, दिस इज द लास्ट वन बॉल विच आई कैन हिट। तो उस पर उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जला दी, जिससे कि सारा बदला वो अपने हस्बैंड से ले सके मरते मरते। ये भी तो हो सकता है। तो अब एक एजम्पशन है कोर्ट की, एक प्रिजम्पशन है कि मरते समय आदमी के होठों पे सच रहता है, झूठ नहीं। लेकिन कोर्ट ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग है ये, कि हम ये नहीं मान सकते कि मरते हुए इंसान के मुंह पे झूठ नहीं हो सकता। और अगर डाउटफुल नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन तभी हम उसे मानेंगे, तभी हम उसे मान्यता देंगे, वरना नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो कोर्ट ने बोली। अब कुछ और बातें ध्यान रखने की है हमें। देखिए जो केसेस है क्यों पढ़ने हैं, उसका नाम, उसका ईयर, उसका साइटेशन याद करने के लिए नहीं करना, जो हम करते हैं लॉ स्कूल में, वो फालतूपनी है। हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं कि क्या अप्रोच है कोर्ट की, क्या अप्रोच है वकील की, ये समझने के लिए। तो अगला जो केस है वो है वेंकटेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP 2009 का ये केस है। इसमें 3 डाइंग डिक्लेरेशन है। पहली डाइंग डिक्लेरेशन कि 3 लोगों ने मुझे मारा, स्टिक से मारा, और इसके लिए एक आई विटनेस है मेरे पास। दूसरी डाइंग डिक्लेरेशन कि 2 लोगों ने मुझे मारा, पहले में था 3 लोगों, इसमें बोला 2 लोगों ने मुझे मारा और क्रोबार आगे से जो घुमा हुआ रहता है लोहे का, उससे मारा मुझे। तीसरे में बोला कि 7 लोगों ने मुझे मारा और स्टिक से मारा, और 2 आई विटनेस है इसके मेरे पास। मेडिकल एविडेंस कॉरोबोरेट नहीं हो पाया, कॉरोबोरेट समझ गए ना आप, सपोर्ट नहीं हो पाया और एविडेंसेस से, ठीक है। मतलब जो मेडिकल एविडेंस है, जो उसकी स्टेटमेंट है, आपस में मैच नहीं हो पाई, दिस इज कॉरोबोरेशन। अब आई विटनेस जो थे उनको एग्जामिन नहीं हुआ, तो भाई साहब मैं तो साफ साफ दिख रहा है। तो बेशक डाइंग डिक्लेरेशन कितनी ही स्ट्रांग हो, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इतनी अलग अलग है। नाउ दिस इज नॉट माइनर डिस्क्रिपेंसीज, ये जो है ऑन द फेस ऑफ इट इतना ज़्यादा वेरिएशन है इसके बीच में कि बेशक वो आदमी गुनहगार ही हो, लेकिन उसका कन्विक्शन इज नॉट सेफ इन द आइज ऑफ लॉ। हम कुछ भी कोर्ट में करते हैं ना, दैट इज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन जाता है आगे आने वाले केसेस के लिए, एक एग्जाम्पल सेट होता है। अगर हम इस तरह से हम देंगे, किसी को कन्विक्शन करेंगे, दैट इज नॉट सेफ, इसलिए इसमें भी डाइंग नहीं माना गया। अगला जो केस है, सबसे इसमें देखना है हमें वकील ने क्या गलती करी। देखिए बलबीर वर्सेस वजीर 2014 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। फिर से इसमें इतना पेन में है इंसान, मर रहा है, तड़प तड़प के मर गया। मरने से पहले उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी, खूब बहुत सुंदर उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी विद द एसेंशियल ऑफ लॉज। उसने सारी चीज़ें एकदम, कहते हैं ना, एकदम वेल ड्राफ्टेड उसकी जो है डाइंग डिक्लेरेशन है। और इसके अंदर 10 लोग हैं जो उसे मारने वाले हैं, 10 कॉन्स्पिरेसी हुई, कॉन्स्पिरेटर्स हैं 10। उन 10 के 10 का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी कास्ट, उनका विलेज का नाम, हर चीज़ उसने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। तो कोर्ट ने बोला दिस इज़ नॉट नेचुरल। एक मर रहा है इंसान, तड़प के लास्ट वर्ड बोलने को है, इतना मस्त तरीके से उसने जो है डाइंग डिक्लेरेशन दी है। दिस इज इनकंसीवेबल, नॉट नेचुरल। प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पे जो आई विटनेस है, जो उसको गाड़ी में लेकर आए हॉस्पिटल तक मरते हुए हालत में, 2 लोग थे, उसमें एक ड्राइवर था, एक आदमी और था, उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करी, उसकी जो है क्या बोलते हैं उसको, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुआ, कोई और एविडेंस नहीं जो कॉरोबोरेट हो जाए उसके साथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने एक मिस्टेक करी, और वो ये कि सब कुछ ही बता दिया उसको कि भाई तो ये करके बोलियो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप एक बेसिक चीज़ दो जिससे थोड़ा नेचुरल लगे, उसको ये बताओ भाई ये चीज़ नहीं बोलनी, ये चीज़ बोलनी है। मतलब ट्यूटर, वैसे मैं ये नहीं कह रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने जो किया वो इमेच्योर वे में किया, ये कह सकते हैं, ठीक है। उसने सब कुछ ही बुलवा दिया उससे। तो वी कैन से कि जो ये खेल है, खेल जो है वकील के हाथ में है बहुत सारा। और ऑल्दो जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है, इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड इज अ सोल ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन, बट इट इज स्टिल क्वेश्चनेबल।
और इसको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बेशक हम डाइन डिक्लेरेशन को माने, लेकिन उसकी जो बोला गया है वो कोर्ट ने नहीं सुना, वो किसी एक इंसान ने सुना है, उसको तो हम गलत साबित कर सकते हैं। जो जो डॉक्टर ने बोला मेडिकल सर्टिफिकेट, उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत खेल हैं इसमें खेलने के। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। कोई सवाल हो आपके, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। लाइक करके जाइएगा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, समाज में योगदान करने के लिए। इस वीडियो को फैलाइए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।